इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद अकाउंट्स को ममनुआ अकाउंट्स करार दे दिया। इस हवाले से पीटीआई के वकील शाह खावर क्या कहते हैं? जो ये फैसला है उसमें वो चीजें बहुत सारी मिसिंग हैं जिसके ऊपर हम बेस कर रहे थे। ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि जानबूझ के वो अकाउंट छुपाए जाए। डोनेशन या कंट्रीब्यूशन वो जब्त हो सकता है, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब फुल कोर्ट जो भी फैसला करेगी उसके बाद तो कोई रेमेडी मौजूद नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर असबाबर साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दी, ये केस फ़ाइल किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग हो रही है। फ़ॉरेन कंट्री से गैर मुल्की लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ंड दे रहे हैं जो पार्टी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। 8 साल तवील अरसा ये केस चलता रहा। बिला आखिर 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह डिसीजन दिया कि इमरान ख़ान ने 16 अकाउंट शो नहीं किए। जो उन्होंने बयान हल्फी दिया था वो भी झूठा है। आज हम इस पर बात करने के लिए आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शाह खावर साहब से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ॉरेन फंडिंग केस में या ममनुआ फंडिंग केस में वकील थे। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि ये जो अकबर असबाबर ने एप्लीकेशन दी थी उसके मुख्तलिफ मराहिल थे। पहले वो इलेक्शन कमीशन में गए, पीटीआई ने उसको इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया था। फिर हनीफ अब्बासी साहब ने केस किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस तरह की ऑब्जेक्टेड अकाउंट्स की स्क्रूटनी कर सकता है। तो फिर ये स्क्रूटनी शुरू हुई, स्क्रूटनी कमेटी बनी, उन्होंने फिर अपनी रिकमेंडेशंस दी काफ़ी अरसे के बाद, और फिर अभी इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर फैसला दे दिया। अब बात यह है कि इस स्क्रूटनी कमेटी ने जो बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट की थी उसके मुताबिक फिर पीटीआई ने उसके डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मवाद जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने दिया था। और अभी ये जो जजमेंट आई है इसमें हमने इसको बड़ा गौर से देखा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी जो मारूज़ात थी या हमने जो डॉक्यूमेंट्री चीज़ें पेश की थी उनका ज़िक्र उसमें मौजूद नहीं है। और दूसरा ये है कि हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसमें कुछ अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बियॉन्ड जाके भी बातें की हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कानून के मुताबिक भी गलत है और ठीक नहीं है। अब इसमें मसला ये था कि ये जो लॉ इस पर जो एप्लीकेबल था और जिसके तहत फ़ैसला हुआ है वो इलेक्शन ऑर्डर 2002 है, और इलेक्शन 2002 में ही प्रोहिबिटेड फंड्स का भी जिक्र है, उसमें फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का भी जिक्र है। अब चूंकि ये इलेक्शन कमीशन का जो स्कोप है वो सिर्फ इस हद तक है कि अगर कोई प्रोहिबिटेड फंड हो तो उसको शो कॉज नोटिस देने के बाद उस पार्टी को वो फंड जो है वो जब्त कर लिया जाता है भाग्य सरकार। उसके अलावा वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टी या पार्टी पे पाबंदी की तरफ नहीं जा सकते। उसका 2002 का ही आर्टिकल है 15, उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास ये पावर्स हैं कि अगर वो समझती है कि कोई पार्टी फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है। फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टीज़ में डेफिनेशन ये है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई फॉरेन गवर्नमेंट या कोई फॉरेन एंटिटी उसको सपोर्ट कर रही है, फाइनेंशियल एड कर रही है, या उसको कोई गैर मुल्की शहरी जो है वो फंड्स दे रहे हैं। जो अभी केस जो बनाया है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने, उसमें उन्होंने इसकी तरफ निशानदही की है, जिसके नतीजे पे अभी गवर्नमेंट जो है उन्होंने अंदिया दिया है कि वो आर्टिकल 15 पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 के तहत पार्टी को जो है वो डिक्लेयर करना चाह रहे हैं एज़ फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा अगर वो डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए उनको गज़ट नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, और गज़ट नोटिफिकेशन के 15 दिन के अंदर अंदर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट फाइनली देखेगी कि वो नोटिफिकेशन ठीक है या गलत है। उसके बाद उसकी अपनी इम्प्लीकेशंस हैं। अब हम जो इसमें जो अहम बात यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर में इलेक्शन कमीशन के किसी भी फैसले की अपील नहीं है, प्रोवाइडेड नहीं है। तो जब अपील प्रोवाइडेड नहीं होती किसी भी, और उसमें अगर कानूनी सुकम हो या उसमें इलीगैलिटीज़ हों, तो फिर एक रास्ता बचता है आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। और इस केस में भी हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के अगेंस्ट कि उन्होंने कानून जो है उसको फॉलो नहीं किया या कानून की गलती की है या अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बियॉन्ड गए हैं, तो उसके बारे में हम हमारी पूरी एक लीगल टीम है
हमने उस पर रिट पिटीशन तैयार कर ली है। शाह साहब मुझे ये बताएं, 8 साल लिटिगेशन का ये रहा केस, स्टे भी होते रहे, क्या 8 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सेटिस्फाइड नहीं कर सके? देखिए, इसमें हम बिल्कुल कर सके, ऐसा नहीं है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि स्क्रूटनी कमेटी जो थी उन्होंने भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमसे मंगवाए थे, वो भी हमने उनको सबमिट किए। जब स्क्रूटनी कमेटी ने इस पे अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हमसे भी, दोनों फरीकैन से, पीटीआई से भी और अकबर एस बाबर से भी, उन्होंने कहा कि आपके अगर इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम पेश करें। वो तहफ़्फ़ुज़ात हमने दिए भी और उसके नतीजे में हमने इन राइटिंग जो वो थे सिनॉप्सिस वो भी जमा करवाए थे। और बहुत सारी चीज़ें जो अभी इलेक्शन कमीशन के जो ये फ़ैसला है उसमें वो चीज़ें बहुत सारी मिसिंग हैं जिसके ऊपर हम बेस कर रहे थे हमारा जो डिफेंस था। शाह साहब आप कह रहे हैं कि जो हमने एविडेंस दिए थे इलेक्शन कमीशन ने वो उन्होंने शो नहीं किए, डिसीजन में हमने देखे नहीं है। क्या आपने एविडेंस दिए थे ओरली या रिटन जो इलेक्शन कमीशन ने छुपाए हैं? देखिए, छुपाने की हम बात नहीं कर रहे, हम कहते हैं कि उसका जिक्र नहीं किया। हम जब भी किसी को चैलेंज करते हैं हम कहते हैं कि उन्होंने ओवरलुक किया है या नॉन रीडिंग ऑफ द रिकॉर्ड किया है। यस, वो बिल्कुल नॉन रीडिंग है। और किसी भी अदालत या किसी भी, अब चूँकि इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है, ये तो एक इंतज़ामी इदारा है, और उसकी जो डिटर्मिनेशन है या उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उसमें अगर कोई गलतियाँ हैं तो उसको तो बिल्कुल किसी का भी हक है कि उसको वो चैलेंज कर सकते हैं। तो हमने तो देखिए उसमें एक 2-3 बड़ी बुनियादी जो गलतियाँ मैं आपको जो उस पर पॉइंट आउट कर देता हूँ। एक तो ये है कि उन्होंने जो अमेरिका से और यूरोप से जो वहाँ पे कंपनीज रजिस्टर हुई थी फंड्स कलेक्शन करने के लिए, उनको वो गड़बड़ कर रहे हैं, मिला रहे हैं विद द कंपनीज के कोई भी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी से कोई फंड या डोनेशन नहीं आ सकता। इलेक्शन कमीशन ने अपने डिसीजन में लिखा है कि 16 अकाउंट्स हैं जो इमरान खान और उनकी मरकज़ी क़यादत के नाम पे चलते थे, इन्होंने शो नहीं किए, गैर मुल्की फंडिंग आती थी। वो क्या है ज़रा बताइएगा। इसमें बेसिकली ये है कि एक तो अकाउंट होता है जिसमें पैसे आते हैं। कुछ अकाउंट्स ऐसे थे जो कि जिन्होंने डिस्पर्स करना होता है, डिस्पर्समेंट अकाउंट होते हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि जो 16 या जितने भी कंपनी जिनको जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया, बेसिकली उसमें पीटीआई का मौक़िफ़ ये था, जो कि हमने बयान भी किया है स्क्रूटनी कमेटी के सामने भी और इलेक्शन कमीशन के सामने भी, कि उसको न ज़ाहिर करने का मकसद ये था कि अगर हम वो ज़ाहिर करते तो वही अमाउंट शो होती जो कि ऑलरेडी अकाउंट्स में डिक्लेयर्ड थी, उसकी डुप्लिकेशन हो जानी थी। लेकिन जिस वक्त स्क्रूटनी कमेटी ने ये चीज़ पॉइंट आउट की तो फिर पीटीआई ने वो तमाम अकाउंट्स जो डिक्लेयर्ड नहीं थे, जो कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी लिए थे, उसका रिकॉर्ड लिया था, जब उन्होंने कन्फ्रंट करवाया तो फिर हमने उनका भी ऑडिट अकाउंट करवा के बाद में उसको एज अ कॉरिजेंडम स्टेटमेंट हमने जमा करा दी थी। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि उनकी कोई इल इंटेंशन थी, सिर्फ ये था कि वो डिस्पर्समेंट अकाउंट्स थे, और अगर वो भी हम शो कर देते तो वो अमाउंट्स की जो है डुप्लिकेशन हो जाती। तो ये उसमें तोजी थी, उसमें कोई सच कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि जानबूझ के वो अकाउंट छुपाए जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम कितनी गैर मुल्की फंडिंग का ज़िम्मा लगाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और क्या वो रकम जब्त भी हो सकती है? देखिए, मैं आपको जैसे बताया कि अब जैसे वो पीटीआई यूएसए एलएलसी को वो जो उसमें जितनी भी तरसीलात हुई हैं उसको वो कह रहे हैं कि ये ममनुआ फंडिंग है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने उसको भी शामिल करके काफ़ी लंबी, कोई 22, मुझे याद नहीं है कितनी है, लेकिन जो भी है, अगर मैं आपको बताऊं कि फ़र्ज़ करें अगर कोई अमाउंट ऐसी है भी जो कि वाकई ममनुआ फ़ंड्स की ज़ुमरे में आती है, तो उसका तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि उसको डिक्लेयर करके वो एक शो कॉज नोटिस देने के बाद वो उस हिस्से की रकम जो है, दैट पार्ट ऑफ डोनेशन या कंट्रीब्यूशन, वो जब्त हो सकता है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है फवाद चौधरी, कानूनदान भी है, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आखिरी टाइम पे आकर 2 डिसीजन लिखे हैं। क्या ये बात है? जो पहले डिसीजन लिखा गया था उसमें इलेक्शन कमीशन की ने ये नहीं कहा था कि हम वफाकी हुकूमत को लिखेंगे, क्या सुकम है कोई? मुझे वैसे एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं है उसको, क्योंकि मैंने तो वो देखा है जो कि रिटन जो जजमेंट हमारे सामने आई है, अटेस्टेड कॉपी, उसमें तो बिल्कुल ये लिखा हुआ है जो कि आप अभी फरमा रहे हैं कि उसमें उन्होंने उसकी रिपोर्ट जो है वफाकी हुकूमत को भी भेजी है, और उन्होंने वो जो सेक्शन 2(3)(c) जो है उसको भी अट्रैक्ट किया हुआ है, जो कि फॉरेन फंडेड पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाती है। बाकी मुझे इस बात का ज़ाती तौर पे इल्म नहीं है कि शायद उनकी वेबसाइट पे और ओरिजिनल जजमेंट में कोई फ़र्क है।
62(1)(f की बात हो रही है जिसके तहत नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, सादिक और अमीन नहीं। क्या इमरान खान भी सादिक और अमीन नहीं रहे इस डिसीजन के बाद? जी देखिए, आपने एक जिक्र किया था पहले भी, वो बड़ा ज़रूरी है उसकी वजाहत करना, कि वो उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने ये होल्ड किया है कि वो जो फॉर्म P1 जो होता है, जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो हर पॉलिटिकल पार्टी ऑडिटेड अकाउंट जमा कराती है इलेक्शन कमीशन में, उसमें एक पार्टी हेड ने एक सर्टिफिकेट दिया होता है और उसमें लिखा होता है कि ये जो हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करा रहे हैं, इसमें ममनुआ फ़ंड का कोई हिस्सा भी नहीं है और ये एक्यूरेट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, उसको वो सर्टिफाई करता है पॉलिटिकल पार्टी का हेड। वो इमरान खान साहब ने भी की हुई है। मुझे ये बताएं, मुख्तसर करते एक दो सवाल पूछते हैं आपसे। ये बताएं कि वफाकी हुकूमत जो ताने बाने कर रही है, कहती है तायात नाइल करवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये केस, तो फिर आगे क्या होगा, कितने अरसे तक फैसला आ जाएगा ये? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो कोई टाइमलाइन तो इसमें मुकर्रर नहीं है, वो तो सिर्फ ये है कि अगर गवर्नमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी को नोटिफाई करती है एज फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी, तो उसका मैंडेट है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर आपने लाजमी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना है। तो सुप्रीम कोर्ट तो फिर देखेगी, उस पर फिर लार्जर बेंच या फुल कोर्ट तश्कील दी जाएगी, वो तमाम चीज़ों को एवेल्यूएट करेगी, क्योंकि वो कोई इतना सादा मामला नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिज़ोल्व करने का और उसकी लीडरशिप को उस अरसे के लिए नाअहल करने का जो है ये क्वेश्चन इन्वॉल्व होगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें वाकई ज़ाहिर है कि वो इसको बड़ा गौर से और बड़ी चीज़ों को माइन्यूटली देखेगी, फिर कोई ऐसा फैसला करेगी। ये ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी शुरू कर दी है इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के बाद। और इसके अलावा ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कोई रिव्यू पिटीशन में जाएगी क्या? देखिए, रिव्यू पिटीशन तो मेरे ख्याल में से नहीं है। अगर फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का जो भी डिसीजन आता है, तो उसमें मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट के अगर ख़िलाफ़ आए तो वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, या अगर पीटीआई के अगेंस्ट आए तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो फाइनल आर्बिटर है, और अगर उसके ऊपर जैसे हुकूमत भी कह रही है कि उस पर फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाए, तो जब फुल कोर्ट को भी फैसला करेगी, चाहे वो हुकूमत के हक़ में आए या मुखालफत में, उसके बाद तो कोई रेमेडी मौजूद नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हतमी होगा।